सब्सक्राइब करें टारगेट शिक्षक यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारे नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट शिक्षक में। और हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए टारगेट सीटेट 2020। टारगेट सीटेट 2020 में आज आप लोगों की पर्यावरण अध्ययन यानी कि एनवायरमेंट स्टडीज़ की क्लास। आज की क्लास है आप लोगों की क्लास नंबर 8। अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है तो आप लोगों को यहाँ पर आई बटन पर लिंक दे दी गई है। आप लोग आई बटन पर जाकर प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है प्लेलिस्ट की लिंक, जहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है सीडीपी और साथ ही साथ आप लोगों की ईवीएस की प्लेलिस्ट की लिंक। तो वहाँ पर भी जाकर आप लोग अपने पूरे वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, साथ ही साथ टारगेट शिक्षक ने शुरू किया है आप लोगों के लिए टेलीग्राम पेज। ये रहा आप लोगों का टेलीग्राम पेज, जिसकी लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, जहाँ पर मिलते हैं आप लोगों को बहुत सारे क्विजेस, जहाँ पर मिलते हैं आप लोगों को बहुत सारे पीडीएफ्स और साथ ही साथ बहुत सारे प्रैक्टिस सेट। तो अगर अभी तक आप लोगों ने टारगेट शिक्षक के टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से जाकर टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या है हम लोगों की पर्यावरण अध्ययन के इस क्लास में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पर्यावरण अध्ययन की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो आज भी हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी आधारित महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो क्या है आज का हम लोगों का सबसे पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट हम लोगों को कह रहा है कि पानी जो होता है, पानी में नमक की मात्रा ज़्यादा होने पर चीज़ें पानी में तैरने लगती हैं। तो तैरने अपने मन से नहीं लगती हैं, लेकिन जब पानी में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है तो वहाँ पर चीज़ों को तैरने में आसानी होती है। तो अगर इसी बात का हम लोग बात करें एग्जाम्पल के थ्रू, तो एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग मृत सागर के बारे में, जिसमें कि आप लोगों को बताया गया है कि 1 लीटर में होता है कम से कम 300 ग्राम नमक। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन जो आप लोगों का होता है मृत सागर होता है दुनिया का सबसे नमकीन सागर होता है। और इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर में 300 ग्राम नमक। समझ लीजिए अब इस पानी में कितना नमक पाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो इंसान है इस समुद्र में आराम से लेटा हुआ है, फिर भी इसमें ये डूब नहीं रहा है। तो यहाँ पर आप लोग इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। इस बात को आप विजुलाइज करिए, अपने दिमाग में सोचिए, इमेजिन करिए कि अगर ये इंसान इतने आराम से लेटा हुआ है, डूब नहीं रहा है, तो यहाँ पर आप समझिए कि अगर पानी में होता है नमक, तो नमक के आधार पर वहाँ पर तैरना हो जाता है बहुत ही ज़्यादा आसान, और इंसान वहाँ पर डूबने की जो स्थिति में होता है वहाँ से आ जाता है बाहर, तो इंसान वहाँ पर डूबता नहीं है। तो ये हो गया हम लोगों का पहला पॉइंट, जिसमें कि आप लोगों को क्या बताया गया है, जिसमें आप लोगों को बताया गया है कि पानी में होता है जितना ज़्यादा नमक, उतना ही चीज़ें आप आसानी से पानी में क्या होती हैं, उतनी ही चीज़ें पानी में आसानी से तैरने लगती हैं। और साथ ही साथ बात कर लेते हैं अगर हम लोग मृत सागर के बारे में, तो मृत सागर के बारे में आप लोगों को बताया गया कि 1 लीटर में आप लोगों का कम से कम होता है 300 ग्राम नमक। ये पॉइंट आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों से कह रहा है कुछ दांडी यात्रा के बारे में। जैसा कि अभी हम लोगों ने बात करी नमक के बारे में, तो आप लोग भी जानते हैं जो दांडी यात्रा करी गई थी वो भी आप लोगों को करी गई थी नमक कानून से रिलेटेड। क्योंकि नमक कानून ये जो दांडी यात्रा थी इसको किया था गांधी जी ने किया था नमक कानून को तोड़ने के लिए। क्योंकि जो अंग्रेजों ने नमक पर लगा दिया था टैक्स, और वो टैक्स भारतीयों के लिए हो रहा था बहुत ही महंगा, इसलिए गांधी जी ने भारतीयों को उस टैक्स से मुक्ति दिलाने के लिए दांडी यात्रा की शुरुआत करी थी। तो चलिए जान लेते हैं क्या है दांडी यात्रा के बारे में पूरा डिटेल। तो इस पर बताया गया है कि यह घटना जो है 1930 की है। तो दांडी यात्रा की घटना आप लोगों की कब की है, तो आप लोगों को दिमाग में रखना है कि दांडी यात्रा की घटना है आप लोगों की 1930 की। और साथ ही साथ भारत की आज़ादी के पहले, तो आप लोगों को ये भी पता है कि भारत की आज़ादी हुई थी आप लोगों की 1947 में, और ये घटना है आप लोगों की 1930 की। तो ये बात हो जाती है आप लोगों की आज़ादी से 17 साल पहले की। तो ये बताया गया है कि बहुत साल से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया था। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि नमक पर लगा दिया गया था बहुत ही भारी टैक्स, जिससे लोगों को होती थी टैक्स देने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत। इसलिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया, और इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना पा रहे थे। अब ये बात आ गई है लोगों के रोज़मर्रा के जीवन बारे में, क्योंकि नमक का प्रयोग होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसका प्रयोग आप लोगों को सुबह दोपहर शाम करना ही होता है। इसलिए यहाँ पर ज़िंदगी हो गई थी बहुत ही ज़्यादा कठिन, इसलिए गांधी जी को दांडी यात्रा जैसी चीज़ों का शुरुआत करना पड़ा। अब इसमें बताया गया है कि देखिए, जैसे नमक की बात करी जाए तो नमक जैसी चीज़ के बिना गुजारा कैसे हो, संभव नहीं है, क्योंकि लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था।
अब इंसान बना नहीं पा रहा था, लेकिन उसको दुकानों में अवेलेबल हो रहा था। और दुकानों में कैसा नमक अवेलेबल हो रहा था? जो अंग्रेजों द्वारा बनाकर प्रोवाइड कराया जा रहा था, जो कि मात्र ज़रूरत के लिए इंसान खरीद पा रहे थे, क्योंकि वो नॉर्मल रेट से बहुत ज़्यादा महंगा दे रहे थे। और इस पर बात करी जाए तो इस बात से लोग हो गए थे बहुत ज़्यादा नाराज़। तब गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है, मतलब विच थिंग्स आर प्रोवाइड टू बाय नेचर, तो उसे बनाने पर बंदिश कैसी? मतलब उस पर जो चीज़ हमें नेचर से मिली है, प्राकृतिक रूप से हमारे पास है, तो उस पर किसी चीज़ का कोई अंकुश नहीं हो सकता, कोई हम पर उसको बनाने से रोक नहीं लगा सकता। तो वही बात उन्होंने की है कि उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी, अब ये पॉइंट हो जाता है आप लोगों का इम्पॉर्टेंट, कि आप लोगों को याद रखना है कि दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक करी गई थी। दांडी यात्रा आप लोगों की करी गई थी अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। अब आप लोगों को साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि अहमदाबाद से दांडी जो है ये आप लोगों का किस राज्य में पाया जाता है। तो अहमदाबाद से जो दांडी है आप लोगों का पाया जाता है गुजरात राज्य में, जो कि आप लोगों को याद रखना है। अहमदाबाद से दांडी जो आप लोगों को पाया जाता है, ये पाया जाता है आप लोगों का गुजरात राज्य में। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि आप लोगों को बताया गया है कि लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। और नमक को क्या किया कि नमक कैसे बनाया जाता है? तो नमक बनाया जाता है समुद्र के पानी को ज़मीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है। क्यारियों में कैसे भरा जाता है कि जब समुद्र के पास की जो ज़मीन होती है, ज़मीन पर मिट्टी लगा लगा के थोड़ा क्यारी नुमा आकार दे दिया जाता है, और जब पानी वहाँ आता है तो पानी इस पर भर जाता है। और जब पानी भर जाता है तो जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं, तो सूर्य की किरणें पड़ने से क्या होता है, पानी आप लोगों का वेपराइज्ड हो जाता है, पूरा पानी हो जाता है वाष्पीकृत। और जो क्यारी होती है आप लोगों की, क्यारी में सिर्फ और सिर्फ बचता है क्या? तो क्यारी में बचता है आप लोगों का सिर्फ नमक। तो ये होता है नमक बनाने का आपका प्रोसेस, इसको भी आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है। तो साथ ही साथ ये बताया गया है कि तेज़ धूप में पानी सूख जाता है और नमक का ढेर वहीं रह जाता है। तो ये हो गई आप लोगों की दांडी यात्रा से रिलेटेड कुछ एक बातें। तो आप लोगों को दांडी यात्रा से रिलेटेड इन बातों को अपने दिमाग में रखना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात आप लोगों को दिमाग में क्या क्या रखना है, वो आप लोगों को एक बार फिर से देखना चाहिए कि दांडी यात्रा की आप लोगों की कब हुई थी। ये घटना हुई थी आप लोगों की सन 1930 में। और साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए कि ये दांडी यात्रा आप लोगों की किस राज्य में हुई थी, तो दांडी यात्रा आप लोगों की हुई थी कहाँ पर? दांडी यात्रा हुई थी आप लोगों की गुजरात राज्य में। और कहाँ से कहाँ तक? तो आप लोग बताएंगे अहमदाबाद से दांडी तक। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के लिए क्या है? नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आप लोगों का मलेरिया से रिलेटेड, जिसमें कि आप लोगों को जानना है कुछ एक बातें। तो मलेरिया बताया गया ये बीमारी ज़्यादा बारिश और दलदल वाले इलाकों में पाई जाती है। तो क्या कारण है ज़्यादा बारिश और दलदल वाले इलाकों में पाए जाने का? क्योंकि मलेरिया जो होता है आप लोगों का फैलता है किसके द्वारा? मलेरिया फैलता है आप लोगों का एक मच्छर से। क्योंकि और जब वहाँ पर होती है बारिश वाली जगह, दलदल वाली जगह, वहाँ पर मच्छर क्या होते हैं? बारिश वाली जगह हो या दलदल वाली जगह हो, तो वहाँ पर मच्छर ज़्यादा पनपते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि मच्छर वहाँ पर बहुत ज़्यादा पनपते हैं। इस वजह से आप लोगों का पनपने के कारण क्या होता है? पनपने के कारण मलेरिया रोग जो होते हैं ज़्यादा फैलता है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये एक पॉइंट ये आप लोगों का निकल कर आया कि सबसे ज़्यादा मलेरिया रोग कहाँ फैलता है? तो सबसे ज़्यादा मलेरिया रोग फैलता है आप लोगों का कहाँ पर? ज़्यादा बारिश और दलदल वाले इलाके में। ठीक, अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर कि वो कौन सा मच्छर है जिस मच्छर के काटने से हम लोगों को मलेरिया रोग हो जाता है। तो यह रोग जो होता है हम लोगों को मादा मच्छर, जिसका कि नाम होता है एनाफिलीज। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है कि जो एनाफिलीज मच्छर होता है वो आप लोगों का कैसा होता है? एनाफिलीज मच्छर होता है आप लोगों का मादा, जिसके काटने से होता है आप लोगों को मलेरिया रोग। तो ये भी आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है कि यह रोग मादा मच्छर एनाफिलीज के काटने से होता है। और इस क्या होती है इस मच्छर की पहचान? तो इस मच्छर की पहचान होती है जैसे कि इनका रंग होता है भूरा, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, इनका रंग होता है भूरा। और इनके पंख जो होते हैं वो छींटदार होते हैं, जैसे कि आप इनके पंख और देख पा रहे होंगे, इनका पंख जो है वो थोड़े से छींटदार पंख हैं। तो ये चीज़ हो गई मलेरिया मच्छर यानी कि मादा एनाफिलीज के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब क्या होते हैं मलेरिया रोग के लक्षण? तो इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। मलेरिया रोग के लक्षण होते हैं कैसे कि जैसे आप लोगों को मलेरिया है तो वहाँ पर होगा आप लोगों को ठंड लगकर क्या होगा? बुखार। ये होता है मलेरिया रोग का लक्षण। तो इसको भी अपने दिमाग में याद रखना है कि मलेरिया रोग के लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो आप लोगों को जो मलेरिया रोग का लक्षण होता है उसमें आप लोगों को आता है बुखार। और बुखार के साथ ही साथ कैसा बुखार? तो बुखार के साथ ही साथ होता है आप लोगों को ठंड लगकर आता है आप लोगों का बुखार, जो कि होता है आप लोगों का मलेरिया रोग में। अब बात कर लेते हैं मलेरिया रोग के कुछ दवाइयों के बारे में। तो मलेरिया रोगों की दवाइयों का निर्माण कैसे किया जाता है ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो मलेरिया रोग की जो दवाई होती है वो पाई जाती है आप लोगों को सिनकोना नामक पेड़ की छाल से। ये पॉइंट हो जाता है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट।
तो इसको आप लोग बहुत ही ज़्यादा तरीके से अपने दिमाग में याद करके बसा लीजिए, क्योंकि जो मलेरिया की दवाई होती है वो आप लोगों की सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ये बात आप लोगों को अपने दिमाग में रखनी है, और ये आप लोगों की बहुत बार आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए एक बार हम लोग कर लेते हैं अपने इस पॉइंट की क्विक समरी। तो क्या क्या बताया गया है। जो मलेरिया रोग होता है वो आप लोगों का फैलता है किससे। मलेरिया रोग फैलता है आप लोगों का मादा एनाफिलीज मच्छर, जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर होता है उसके काटने से। और साथ ही साथ किन इलाकों में ज़्यादा फैलता है, तो ये ज़्यादा फैलता है ज़्यादा बारिश और दलदल वाले इलाके में, क्योंकि ज़्यादा बारिश और दलदल वाले इलाके में मच्छरों की होती है पैदावार ज़्यादा, इसलिए मलेरिया रोग भी फैलता है वहाँ पर ज़्यादा। और बात कर लेते हैं मलेरिया रोग का मच्छर कैसा होता है। तो मलेरिया रोग का जो मच्छर होता है, जिसको कि हम लोग एनाफिलीज के नाम से जानते हैं, इनका रंग होता है भूरा, और जो पंख होते हैं वो होते हैं उनके छींटेदार। और साथ ही साथ इसके लक्षण क्या होते हैं। लक्षण होते हैं ठंड लगकर बुखार आना। अगर आप लोगों को बुखार आ रहा है और साथ ही साथ आप लोगों को ठंड भी लग रही है, तो ये लक्षण है आप लोगों के मलेरिया के। और अगर साथ ही साथ बात कर ली जाए कि मलेरिया की दवाई कैसे बनती है, तो मलेरिया की दवाई बनती है आप लोगों की सिनकोना नामक पेड़ की छाल से, जो कि आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आप लोगों से बात की गई है अब अनीमिया के बारे में। तो अनीमिया के बारे में क्या है, कुछ खास बातें, चलिए जानते हैं। तो अनीमिया जो होता है वो होता है आप लोगों का हीमोग्लोबिन, यानी कि हम लोग बात कर सकते हैं आयरन की कमी से होता है आप लोगों का अनीमिया रोग। तो अनीमिया रोग आप लोगों का कैसे होता है। अनीमिया रोग होता है आप लोगों का जो होता है हीमोग्लोबिन के साथ ही साथ अगर आपके खून में हो गई, शरीर में हो गई आयरन की कमी, तो आप लोगों को हो जाता है अनीमिया रोग। ठीक। और अगर आप लोगों को अनीमिया रोग हो गया तो उसको दूर करने के लिए आप लोग क्या उपाय करेंगे। तो उपाय करने के लिए आप लोगों को बताया गया है कि जैसे हो गया आपका गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है क्या, इनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है आयरन, जो कि हम लोगों के हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है और इससे हम लोगों का अनीमिया रोग ठीक होने लगता है। तो इसलिए यहाँ पर आप लोगों को सजेस्ट किया जाता है गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों को खाने से, क्योंकि इसको खाने से मिलता है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा। किसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है हम लोगों को अनीमिया रोग में। और साथ ही साथ बताया गया कि इन खाद्य पदार्थों में क्या पाया जाता है। इन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है आयरन, और आयरन के थ्रू हमको क्या मिलता है। आयरन के थ्रू हम लोगों को मिलता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या करता है। हीमोग्लोबिन हम लोगों के खून में जाकर और अनीमिया की कमी को जो होता है दूर कर देता है। अब बात कर लेते हैं, अगर हीमोग्लोबिन की बात आई है तो हीमोग्लोबिन की बात में आप लोगों को जानना है कि स्वस्थ जो मनुष्य होता है उसका शरीर का आप लोगों का हीमोग्लोबिन कितना होता है। तो जो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो हीमोग्लोबिन होता है वो आप लोग याद रखना है 12 से 16 ग्राम। ये होता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का, स्वस्थ मनुष्य के खून में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन की मात्रा। तो ये बात हो गई कुछ आप लोगों की अनीमिया के बारे में। तो अनीमिया कैसे होता है। अनीमिया होता है आप लोगों का हीमोग्लोबिन यानी कि आयरन की कमी के कारण, अगर शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो आप लोगों को हीमोग्लोबिन होता है। और अगर आपको इसको ठीक करना है तो आपको इसके लिए क्या उपाय करने पड़ेंगे। इसको ठीक करने के लिए आप लोगों को गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों को खाना पड़ेगा, क्योंकि इन खाद्य पदार्थों में आयरन पाया जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट पर आप लोगों से बात की गई है एक ऐसी खास अनीमिया के कारण हुई परेशानी के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं क्या इस पॉइंट के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि 17 नवंबर 2007 दिल्ली। तो इसमें बताया गया है कि नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे अनीमिया का शिकार हैं। तो ये एक घटना है दिल्ली की। कहाँ की घटना है आप लोगों की। ये घटना है आप लोगों की दिल्ली की, जिसमें कि आप लोगों को अनीमिया से हुए कुछ दिक्कतों के बारे में बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि बच्चे अनीमिया का है शिकार, इससे बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। तो साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर यह भी याद रखना है कि इससे क्या क्या होते हैं लक्षण जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर याद रखना है कि इसमें बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है, और इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती की भी क्या हो जाती है, फुर्ती की भी हो जाती है कमी, जो कुछ भी उनको पढ़ाया जाता है उन्हें समझने में भी परेशानी होती है और उनको वो आसानी से समझ नहीं आता है। आजकल क्या हो रहा है कि इन स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं और उनकी जांच भी चल रही है। एनीमिक बच्चों के आयरन लोहे की दवाई दी जा रही है। जैसे कि आजकल आप लोग स्कूलों में देखते होंगे कि बनाया जाता है, वहाँ का क्या बनाया जाता है, वहाँ पर लोगों का हेल्थ कार्ड। और हेल्थ कार्ड में क्या होता है, हेल्थ कार्ड में होती हैं सारी की सारी चेकअप। सारे चेकअप को वहाँ पर फिल किया जाता है। जैसे कि हो गया आप लोगों का एज के थ्रू कितना है आप लोगों का वेट, और साथ ही साथ चेक कर लिया जाता है आप लोगों को अगर किसी प्रकार के कोई सिम्टम्स, तो उसकी जांच करके साथ ही साथ आप लोगों को पेरेंट्स को सूचित कर दिया जाता है, जिससे कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट किसी भी तरीके की वहाँ पर कोई भी रुकावट ना आए और बच्चा खूब अच्छे तरीके से बढ़े और आगे बढ़े।
तो ये हो गई कुछ आजकल के बातों से स्कूल के रिलेटेड कुछ एक पॉइंट। और आप लोगों को जानना है एनीमिया के बारे में क्या होती है दिक्कतें। तो एनीमिया के बारे में क्या क्या दिक्कतें होती हैं ये आप लोगों ने यहाँ से जान ली। जैसे कि आप लोगों का शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है, बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं और उनमें फुर्ती की कमी हो जाती है, और जो उनको पढ़ाया जाता है वो उन्हें समझने में बहुत ही दिक्कत होने लगती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आप लोगों से बात की गई है अब डेंगू के बारे में। डेंगू के बारे में आप लोगों को बताया गया है कि डेंगू कैसे होता है। डेंगू भी होता है आप लोगों का मच्छरों की वजह से, और साथ ही साथ अगर बात करें चिकनगुनिया और मलेरिया रोग भी कैसे होते हैं, वो भी होते हैं आप लोगों के मच्छरों की वजह से। तो ये हो गया आप लोगों का मच्छरों से रिलेटेड कुछ एक पॉइंट कि आप लोगों के मच्छरों से कौन कौन से रोग फैलते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया, ये रोग आप लोगों के किसके थ्रू फैलते हैं। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया रोग फैलते हैं आप लोगों के मच्छरों के काटने से। अब अगर बात कर लेते हैं कि मच्छरों का जो प्रयोग, मच्छरों के काटने से हम लोगों को इतने सारे रोग होते हैं, तो इनको खत्म करने का क्या है तरीका, कि जिसकी वजह से हम लोग मच्छरों को क्या कर दें, मच्छरों को ख़त्म कर दें और इन सारे रोगों से क्या कर लें, इन सारे रोगों से हम लोग पा लें मुक्ति। क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोगों के शरीर के लिए हैं खतरनाक, ये सारी चीज़ें हम लोगों के शरीर के लिए हैं परेशान करने वाली। तो चलिए देखते हैं इनको ख़त्म करने का क्या होता है तरीका। तो इनको ख़त्म करने के लिए हम लोग मच्छरों के प्रयोग को कम या लार्वा को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों का सीटेट में पूछा गया है, इसको आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है कि इसको ख़त्म करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए आप लोगों को प्रयोग किया जाता है मिट्टी के तेल का। और मिट्टी के तेल का प्रयोग कैसे करते हैं, तो पानी में हम लोग कुछ, जैसे जहाँ पर आप लोग देखते हैं कि पानी, जैसे ये मान लीजिए आपका पानी है वो बहुत ही ज़्यादा दिनों का रखा हुआ है, तो इसको या तो आप वेस्ट करके हटा दीजिए अगर आप लोग पॉसिबल हो। अगर आप उसको पानी को नहीं हटा सकते, उसके लार्वा को ख़त्म करना है, तो उस पर डाल देते हैं हम लोग कुछ एक बूंद मिट्टी के तेल को, जिससे कि उसमें जो मच्छर के लार्वे होते हैं वो हो जाते हैं पूरी तरीके से ख़त्म। तो इसी की वजह से कहा जाता, इसी की वजह से हम लोगों को मच्छरों के जो लार्वा होता है उनसे मिल जाती है मुक्ति। और जब मच्छरों की संख्या नहीं बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों के रोगों की संख्या नहीं बढ़ेगी। और जो एक बात कर लेते हैं हम लोग साथ ही साथ, पानी में जब पानी इकट्ठा कई दिनों का रखा होता है तो उसमें आप लोग देखते होंगे कि पानी में लग जाती है काई। तो जब पानी में जो काई लगती है उसको रखा जाता है आप लोगों की पौधों की श्रेणी में, ये आप लोगों को याद रखना है। जो आप लोग पानी होता है, पानी में आप लोग देखते होंगे हरा हरा कलर का आप लोगों की काई लगी होती है, वो काई आप लोगों की क्या होती है, वो काई होती है आप लोगों की कुछ एक पौधे, जिनको रखा जाता है आप लोगों का पौधों की श्रेणी में। तो उनको पौधों की श्रेणी में रखा जाता है। और ये बात आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग करती है एग्ज़ाम के टाइम पर, तो इस बात को आप लोग बिना कन्फ्यूज़ हुए अपने दिमाग में रख लीजिए कि जो काई होती है वो काई आप लोगों की कैसी होती है, वो काई होती है आप लोगों की पौधे के रूप में। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग ट्रैकिंग की। तो ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है, ट्रैकिंग का मतलब होता है आप लोगों का पर्वत पर चढ़ना। अब अगर बात कर लेते हैं हम लोग ट्रैकिंग में पर्वत पर चढ़ने के लिए, तो ट्रैकिंग में जो पर्वत पर चढ़ने की होती है प्रक्रिया, उस प्रक्रिया की हम लोग कर लेते हैं बातें। तो पर्वत पर चढ़ने से पहले हम लोग जब कहीं भी पर्वत पर चढ़ने जा रहे होते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को एक दिन पहले या कुछ एक टाइम पहले पहुँचना होता है, ताकि वहाँ के हम लोग जो होता है टेम्परेचर में वहाँ पर खुद को क्या कर सकें, टेम्परेचर में वहाँ पर हम लोग खुद को एडजस्ट कर सकें और वहाँ पर हम लोग जाते ही बीमार ना पड़ जाएं। फिर उसके बाद वहाँ के जब माहौल में हम लोग ढल जाते हैं तो फिर हम लोग शुरू करते हैं हम लोगों अपनी ट्रैकिंग। और फिर ट्रैकिंग को करने के बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो जान लेते हैं कुछ एक पॉइंट के बारे में। तो आप लोगों को बताया गया कि नाश्ते में वहाँ पर क्या दिया जाता है, नाश्ते में आप लोगों को विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ दिया जाता है गर्म चॉकलेट वाला दूध, जिससे कि शरीर में क्या होती है, जिससे कि शरीर में आप लोगों की एनर्जी फुल मात्रा में बनी रहे, क्योंकि एनर्जी का काम होता है सबसे ज़्यादा। तो अब आप लोगों को इस बात को अपने दिमाग में रखना है। कौन सी बात को अपने दिमाग में रखना है कि नाश्ते में आप लोग क्या दिया जाता है, विटामिन सी, आयरन की गोलियां और साथ ही साथ आप लोगों को क्या दिया जाता है, गर्म चॉकलेट वाला दूध। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का एक बार सीटेट पे पूछा हुआ है, इसको भी अपने दिमाग में रखिएगा। और आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो कमर पर ये रस्सी बंधी हुई है, कमर पर रस्सी जो बंधी होती है उसे कहते हैं क्या, उसे हम लोग कहते हैं स्लिंग के नाम से, जो कि एक तरीके का क्या होता है, एक तरीके का हुक होता है। तो ये आप लोगों की जो टर्म है स्लिंग, इसे आप लोगों को याद रखना है। ये स्लिंग क्या होता है, ये कमर पर जो रस्सी बांधी जाती है उसे स्लिंग कहते हैं, और जो कि एक तरीके का क्या होता है, जो कि आप लोगों का एक तरीके का हुक होता है जिस पर आकर आप लोगों की ये रस्सी बंध जाती है। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं रैपलिंग के बारे में, तो जैसा आप लोगों ने वर्ड सुना था अभी ट्रैकिंग, उसी तरीके का वर्ड है आप लोगों का रैपलिंग। ट्रैकिंग का मतलब होता है आप लोगों का चढ़ना। और अगर बात कर लें हम लोग रैपलिंग के बारे में, तो रैपलिंग का मतलब होता है आप लोगों का वापस उतरना। वापस कहाँ से उतरना, किसी चट्टान या
पर्वत से। तो ये हो गए आप लोगों की कुछ एक टर्म, क्योंकि जो ट्रैकिंग होती है पर्वत पर चढ़ना, और रैपलिंग होती है तो रैपलिंग होती है वापस उतरना। तो इन टर्म्स को भी आप लोगों को याद रखना है। और सबसे जो मेन पॉइंट है कि ट्रैकिंग करते समय यानी कि पर्वत पर चढ़ते समय आप लोगों को 90 डिग्री के कोण पर चलना होता है। कितने डिग्री के कोण पर चलना होता है? आप लोगों को चढ़ना होता है एकदम 90 डिग्री एंगल पर, जिससे कि आप लोग आराम से पर्वत पर चढ़ सकें और आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई हानि, समस्या या दिक्कत ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट पर आप लोगों को बताया गया है कुछ एक पॉइंट माउंटेन से रिलेटेड। तो उस पर आप लोगों को बताया गया है कि जो आप लोगों को जो बछेंद्री पाल है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली थी, भारतीय कौन सी पहली भारतीय महिला थी, ये आप लोगों को पता ही होगा। और अगर नहीं पता है तो इस बात को भी अपने दिमाग में रखिए कि आप लोगों को जो बछेंद्री पाल है वो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों के लिए हो जाता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और बछेंद्री पाल ने कब चढ़ाई करी थी? तो उन्होंने करी थी 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। ये है आप लोगों का कुछ एक डेटा, जिसमें कि आप लोगों को बताया गया है कि वो जो माउंट एवरेस्ट है वहाँ पर कितने बजे और कितने समय वहाँ पर चढ़ी थी। तो साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक पॉइंट इसमें निकल कर और आ रहा है जो आप लोगों को याद रखना है कि जो आप लोगों का माउंट एवरेस्ट होता है, माउंट एवरेस्ट की चोटी जो होती है वो आप लोगों की कहाँ पाई जाती है? सबसे जो 8900 मीटर की ऊंची चोटी होती है, जो वहाँ का हाईएस्ट पॉइंट होता है, वो हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पाया जाता है? आप लोगों का नेपाल में पाया जाता है। और नेपाल में उसको किस नाम से जानते हैं? नेपाल में उसको जानते हैं हम लोग सागरमाथा के नाम से। तो ये पॉइंट हो जाता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों को याद रखना है कि बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। और जो आप लोगों की माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी है, 8900 मीटर ऊंची चोटी है, वो आप लोगों की कहाँ पाई जाती है? वो आप लोगों की पाई जाती है नेपाल में, जो उसका नाम है वहाँ पर सागरमाथा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर वहाँ पर कदम रखा था। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है। और साथ ही साथ बता दें, बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा था। तो ये है संसार की आप लोगों की 5th नंबर पर। और अगर बात कर लें हम लोग भारत की, तो स्टैंड करती हैं वहाँ पर 1st पोजीशन पर, जिन्होंने एवरेस्ट पर रखा था अपना कदम। तो ये है अपने आप में बहुत ही प्राउड यानी कि गर्व करने वाली बात। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो ये नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है आप लोगों का गोलकोंडा किले के बारे में। तो गोलकोंडा का किला आप लोगों को कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले तो आप लोगों को इसी बात को आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों को जो गोलकोंडा का किला होता है वो आप लोगों का कहाँ पाया जाता है। तो गोलकोंडा का किला जो होता है वो आप लोगों का हैदराबाद शहर के निकट पाया जाता है। हैदराबाद शहर से लगभग 10-11 किलोमीटर की दूरी पर आप लोगों को गोलकोंडा का किला जो है वो देखने को मिल जाएगा। और उसका आप लोगों को याद रखना है कि गोलकोंडा किले का निर्माण किसने कराया था? तो ये पॉइंट आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो गोलकोंडा किले का निर्माण आप लोगों को किसने करवाया था? गोलकोंडा किले का आप लोगों का निर्माण करवाया था वहाँ आप लोगों का काकतीय राजवंश ने, जो कि हो जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इसको आप लोगों को याद रखना है कि गोलकोंडा किले का निर्माण काकतीय राजवंश ने करवाया था। अब बात कर लेते हैं किले में स्थित फतेह दरवाज़ा के बारे में, जो कि अपने आप में बहुत ही खास है। क्योंकि जो फतेह दरवाज़ा किले के दूसरी छोर पर स्थित काफ़ी दूर पर स्थित है। और फतेह दरवाज़ा की खासियत क्या है कि जहाँ से बोलने पर सीधा राजा के महल में आवाज़ पहुँचती है। तो ये एक है वहाँ की एक स्पेशलिटी कि फतेह दरवाज़ा एक ऐसी टेक्निक के थ्रू बनवाया गया है कि जहाँ से अगर आप कुछ बोलते हैं तो सीधे आवाज़ कहाँ पहुँचती है? सीधे आवाज़ पहुँचती है वहाँ पर राजा के महल में आवाज़ पहुँचती है और बिना किसी दिक्कत के राजा तक पूरी सूचना पहुँच जाती है। तो ये है फतेह दरवाज़ा के बारे में कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सन 1518 और 1687 तक यहाँ पर कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया था। ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर जो होता है कि गोलकोंडा के किले में किसने राज किया था 1518 और 1687 तक। तो यहाँ पर आप लोग याद रखना कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक किया था यहाँ पर राज, जो कि हो जाता है आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर शासन किया था कुतुब शाही सुल्तानों ने। लेकिन इस किले का निर्माण किसने कराया था? ये आप लोगों को साथ ही साथ याद रखना है। इस किले का निर्माण करवाया था आप लोगों का काकतीय राजवंश ने। तो ये पॉइंट आप लोगों को अपने दिमाग में बिल्कुल बैठाए रखना है। बात कर लेते हैं इसी से रिलेटेड कुछ एक और अन्य चीज़ों के बारे में। तो इससे बात कर लेते हैं अगर वहाँ पर हम लोग किले के बाहरी दीवार के बारे में। तो ये देखिए आप लोगों के सामने दिख रहा है कुछ एक बुर्ज और ये दिख रहा है कुछ एक छेद, जो कि आप लोगों को कुछ एक डेटा के रूप में याद रखना है कि किले के जो बाहरी दीवार होते हैं वहाँ पर आप लोगों के 87 बुर्ज
पाए जाते हैं। अब बात कर ले अगर हम लोग ये बुर्ज और छेद जो कि एक किले में ऐसे बने हुए हैं, इन दोनों के बीच क्या है आप लोगों का डिफरेंस। तो अगर हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं तो बुर्ज होता है आप लोगों का जहाँ पर जो होते हैं सैनिक, वो सैनिक वहाँ से वहाँ करते हैं, वहाँ पर खड़े होकर निगरानी, और साथ ही साथ निगरानी करने के साथ वहाँ पर खड़े होकर कर सकते हैं अपनी रक्षा और बचाव का काम भी। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं सिर्फ छेदों की, तो छेद पर क्या होता है कि छेद पर वहाँ पर खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ क्या की जा सकती है, वहाँ पर खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ निगरानी का काम किया जा सकता है। ये होता है बुर्ज और छेद का डिफरेंस। और आप लोगों को पॉइंट याद रखना है, कौन सा पॉइंट याद रखना है आप लोगों को, किले के बाहरी दीवार में कितने बुर्ज होते हैं। तो वहाँ के किले के बाहरी दीवारों में 87 बुर्ज हैं। और जो वहाँ पर यूज किए, वहाँ पर जब आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्रयोग मिलेगा तांबे के बारे में, कांसे के बारे में। तो कांसे को आप लोगों के कांसे से रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो कि एक बार सीटेट में, एक बार नहीं बल्कि बहुत बार आप लोगों के सीटेट पे पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन है जो आप लोगों के सीटेट पे पूछा गया है? तो आप लोगों के क्वेश्चन पूछा गया है कि कांसा किन मिश्र धातुओं से, कांसा किसका मिश्र धातु है या किन दो धातुओं से मिलकर बना है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो कांसा आप लोगों का कॉपर और साथ ही साथ टिन, कॉपर और टिन से मिलकर आप लोगों का कांसा बना है, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में ब्रॉन्ज के नाम से जानते हैं। तो ब्रॉन्ज आप लोगों का कैसे बना है? तो ब्रॉन्ज आप लोगों का बना है कॉपर यानी कि Cu प्लस टिन का बात करें तो Ti। तो आप लोगों को याद रखने के लिए इसको यूज करना है क्या, आप लोगों को याद करने के लिए इसको आप लोग अगर, हालांकि ये टेक्निक सही तो नहीं है, बट अगर आप लोगों को सिर्फ एक मेमोरेबल के रूप में आप लोग इसको याद करना चाहते हैं तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं QT के फॉर्म में। क्योंकि अगर हम लोग QT की बात करते हैं तो ये आता है CuTi, और कॉपर Cu से हो जाता है आप लोगों का कॉपर, और Ti से हो जाता है आप लोगों का टिन। तो ये आप लोगों को याद रखना है। कांसा का है, कांसा किससे मिलकर बनता है? तो कांसा मिलकर बनता है आप लोगों का QT यानी कि कॉपर और टिन से। तो इससे ये हो गया आप लोगों का कुछ एक पॉइंट। बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जिसमें आप लोगों को बताया गया है कि टूटता हुआ तारा यानी कि जिसे हम लोग उल्का पिंड कहते हैं, वो क्या होता है। तो टूटता हुआ तारा यानी कि उल्का पिंड जो कि आप लोगों के ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। देखिए जैसे ब्रह्मांड में आप लोगों का कोई एक तारा टूटता हुआ चला आ रहा है, और वो तारा जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है, तो वायुमंडल में प्रवेश करते करते इसकी घर्षण की वजह से उसमें आग लग जाती है, और आग लगने की वजह से वो जलकर ख़त्म हो जाता है। और कुछ एक उल्का पिंड इतने बड़े होते हैं जो कि जलकर ख़त्म नहीं होते और धरती में आकर कुछ एक पत्थरों के रूप में, पत्थरों के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये बात भी आप लोगों को बताई गई है यहाँ पर कि यहाँ पर जो आपका टूटता तारा होता है जिसको कि उल्का पिंड कहते हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। तो जलने के पीछे कारण क्या होता है? तो जलने के पीछे आप लोगों का कारण होता है वहाँ पर आप लोगों का घर्षण की वजह से वो वहाँ पर आप लोगों का आते ही जल जाता है। और कुछ एक जो आप लोगों के उल्का पिंड होते हैं इतने ज़्यादा बड़े जो कि पूरी तरीके से नहीं जल पाते, और धरती के वायुमंडल में आने के बाद भी आप लोगों को धरती के सतह पर कुछ एक पत्थरों के रूप में देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग कुछ एक पॉइंट ग्लोब के बारे में, क्योंकि ग्लोब आप लोग देखिए होता है अंडाकार आकृति के रूप में। तो इसमें अगर आप लोग देखिए इधर साइड आप लोगों को ये जो दिख रहा है ये है आप लोगों का भारत। और तो अगर भारत के हम लोग जस्ट अपोजिट बात करें तो भारत के जस्ट अपोजिट आप लोगों को कौन सा देश देखने को मिलेगा? तो भारत के जस्ट अपोजिट आप लोगों को देखने को मिलेगा अर्जेंटीना। तो क्योंकि भारत के जस्ट अपोजिट आप लोगों को कौन सा देश पड़ता है ये आप लोगों को याद रखना है। तो भारत के जस्ट अपोजिट आप लोगों को पड़ता है अर्जेंटीना, जो कि है आप लोगों का इम्पोर्टेंट पॉइंट, और ये आप लोगों को सीटेट में पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं कुछ अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आप लोगों से बताया गया है वही ब्रह्मांड से रिलेटेड कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहले जो है सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग जो थे चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे, जो कि आप लोगों को पता ही होगा। और अगर नहीं पता है तो यहाँ पर आप लोग इस पॉइंट को अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि सन 1969 पर जो आप लोगों को थे नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। अगर बात कर लेते हैं अपने महिलाओं के बारे में, तो जो थी भारत की सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी, जिन्होंने वहाँ पर सबसे ज़्यादा दिन यानी कि सबसे लंबा वक्त गुजारने का जो रिकॉर्ड उनके नाम है वो नाम है सुनीता विलियम्स के नाम पर, जो कि अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रही थीं। और बात कर लेते हैं अब साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट। ये तो यहाँ तक था आप लोगों का आपका सेशन। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने कुछ क्वेश्चन सेशन के बारे में। तो क्वेश्चन सेशन के बारे में बात करने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने कुछ क्वेश्चन सेशन के बारे में। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने बात करी थी कांसा यानी कि ब्रॉन्ज के बारे में, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने वहीं पर है।
तो ये इसमें पूछा गया है कांसा ब्रॉन्ज दो धातुओं का मिश्रण है, ये दो धातुएं हैं। तो वही चीज़ आ गई आप लोग, ब्रॉन्ज इज अ मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, दीज टू मेटल्स आर। तो आप लोगों को बताना है कौन कौन से हैं इसमें सही आंसर। तो अभी आप लोगों को हमने याद कराया था कैसे, अभी याद कराया था आप लोगों को क्यूटी से। क्यूटी इन द सेंस कैसे, Cu से हो गया आप लोगों का कॉपर और Ti से हो गया आप लोगों का टिन। तो कॉपर और टिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो आंसर नंबर आप लोगों का दूसरा हो जाता है बिल्कुल सही। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं कॉपर एंड टिन तो हो जाता है तांबा और टिन का। तो ये कांसा और ब्रॉन्ज जो होता है वो आप लोगों का दो धातुओं का मिश्रण होता है। और वो दो धातुएं आप लोगों को कौन कौन सी होती हैं, तो वो दो धातुएं होती हैं आप लोगों की कॉपर एंड टिन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का माउंट एवरेस्ट के बारे में आया है, जिसमें कि आप लोगों को क्या करना है, जिसमें कि आप लोगों को जो है वहाँ पर आप लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। तो पहला जो आप लोगों का ऑप्शन है ये बताया गया है कि ये जम्मू और कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। तो ये पॉइंट आप लोगों का अगर 8900 मीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये पॉइंट हो जाता है बिल्कुल सही। लेकिन अगर बात कर लें हम लोग क्या ये जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है, तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप लोगों का ये ऑल ऑप्शन हो जाएगा गलत, क्योंकि ये बात अभी हम लोगों ने जानी थी कहाँ पाई जाती है। ये बात आप लोगों की पाई जाती है नेपाल में, जिसकी ऊंचाई होती है 8900। और नेपाल में इसको किस नाम से जानते हैं, तो नेपाल में जानते हैं इसको हम लोग किस नाम से, नेपाल में जानते हैं इसको हम लोग सागर माथा के नाम से। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है। और इसकी चोटी की ऊंचाई होती है 8900 मीटर। तो ये भारत का, इसमें ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है ये है भारत का भाग, तो ये यहाँ भी हो जाएगा गलत, क्योंकि ये है नेपाल का भाग। और यहाँ पर कह रहा है तिब्बत का भाग, तो ये भी हो जाएगा आप लोगों का गलत, क्योंकि यह है आप लोगों का नेपाल का भाग और इसकी चोटी की ऊंचाई है 8900 मीटर। और नेपाल में से हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो नेपाल में से हम लोग सागर माथा के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोगों से पूछा गया है कुछ एक रोग के बारे में, जिसमें कि बताया गया है उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी, जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, वह है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को 2 क्लू दिए गए हैं। पहला क्लू कौन सा दिया गया है, पहला क्लू आप लोगों को दिया गया है कि ये बनाया जाता है, इसका जो होता है उपचार किया जाता है सिंकोना पेड़ की छाल से, सिंकोना पेड़ की छाल से उपचार। और जो दूसरा क्लू दिया गया है वो दिया गया है कपकपी के साथ आता है बुखार। तो ये दोनों चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारी दोनों चीज़ें आप लोग किस में पाई जाती हैं, दोनों चीज़ें आप लोगों की पाई जाती हैं मलेरिया में। इसको आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों का कुछ एक ऐसा, तो चलिए बात कर लेते हैं अपने इस क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें आप लोगों से कहा गया है कि जो आदिवासी होते हैं हजारों साल पहले से कांसे ब्रॉन्ज की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में जो होता है कांसे का उपयोग होता है। और कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनना है। अब आप लोगों को चुनना है यहाँ पर आप लोगों का कौन सा है करेक्ट स्टेटमेंट कांसे से रिलेटेड, यानी कि ब्रॉन्ज से रिलेटेड। तो पहला कहा गया है ये पीतल जो होता है ब्रॉन्ज मतलब पीतल यानी कि ब्रास और तांबे का मिश्रण है। बिल्कुल अगर हम लोग बात करते कॉपर एंड ब्रास का है क्या ये मिक्सचर, तो ये वाला पॉइंट हो जाता है आप लोगों को गलत, क्योंकि आप लोगों को याद रखने का भी बताया गया बहुत ही बढ़िया तरीका। तो कॉपर और ये जो होता है आप लोगों को किस चीज़ का होता है, तो इसमें अगर हम लोग सेकंड ऑप्शन देते हैं तो इसमें बताया गया है जस्ता के बारे में। तो ये यहाँ पर आप लोगों का जस्ता से हो जाएगा बिल्कुल जिंक जो हो जाएगा गलत। और तीसरा आप लोगों को बताया गया है कॉपर और टिन, जो कि है बिल्कुल सही। तो आप लोगों का आंसर नंबर तीसरा हो जाएगा बिल्कुल सही का आंसर। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने कुछ एक नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जिसमें कि आप लोगों को पूछा गया है गोलकोंडा किला किसने बनवाया था। तो ये क्वेश्चन भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, हु बिल्ड द गोलकोंडा फोर्ट। तो गोलकोंडा किला किसने बनवाया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में रहेगा आप लोगों के आंसर का इंतज़ार। यहाँ पर हम लोगों ने आज के जो टॉपिक में डिस्कस किया है उसको हम लोग देखेंगे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर कितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने शेड्यूल के बारे में। तो शेड्यूल में जैसा कि आप लोग जानते हैं टारगेट शिक्षक में आप लोगों को मिल रही समय सीडीपी और ईवीएस की क्लास। तो सीडीपी की क्लास मिल रही है आप लोगों को डेली शाम में 5 बजे मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को। और साथ ही साथ बात कर लें अगर हम लोग ईवीएस की, तो ईवीएस की क्लास मिल रही है आप लोगों को ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को। तो ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे यानी कि हर अल्टरनेट पर मिल रही है आप लोगों को क्लासेस। तो बिना किसी दिक्कत के आप लोग इन क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। और हाँ साथ ही साथ अगर हम लोग बात कर लेते हैं सीटेट एग्जाम की जो डेट की इस समय चल रही है मार्केट में बहुत ही ज़्यादा अफवाह, तो आप लोगों को इस अफवाहों से परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि आप लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम होगा ये तो तय है। और अगर बात कर लें कि कब होगा, तो ये तय बिल्कुल भी नहीं है।
तो आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। और हाँ, साथ ही साथ आप लोगों के लिए आ रही है बहुत ही जल्द आने वाली है एक बहुत बड़ी खुशखबरी टारगेट शिक्षक परिवार की ओर से। तो टारगेट शिक्षक परिवार के साथ बने रहें और बहुत जल्द आप लोगों को धमाका देखने को मिलने वाला है। तो चलिए, सेशन आप लोगों को कैसा लगा वो हम लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और हाँ, साथ ही साथ चैनल को लाइक करें। और हाँ, अगर आप तक अभी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और हाँ, साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम पेज पर भी ऐड हो जाइए, जो कि आप लोगों को लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, जिससे कि आप लोगों को बहुत सारे क्विजेस, पीडीएफ्स और प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल होते रहेंगे, जिससे कि आप लोग अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए टारगेट शिक्षक। धन्यवाद।